अक्सर ऐसा होता है ना, कि जो बड़ी बड़ी कहानियां हम सुनते या देखते हैं, उनके पीछे की कहानी तो और भी ज्यादा कमाल की होती है। तो बस आज हम एक ऐसी ही कहानी की तह तक जाने वाले हैं। ये लाइन सुनते ही दिमाग में सीधे एक ही फिल्म आती है ना? पद्मावत। वही जुनून, वही खूबसूरती और सत्ता की वो जबरदस्त लड़ाई। लेकिन सवाल ये है कि ये जो जबरदस्त कहानी है, इसे असल में लिखा किसने था? और बस यही सवाल हमें आज के सिनेमा से उठाकर सीधे इतिहास के पन्नों में ले जाता है, जहां इस कहानी की असली जड़ें हैं। तो चलिए फिल्म से थोड़ा पीछे चलते हैं और उस कविता तक पहुंचते हैं जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ। तो देखिए, एक तरफ है 2018 की फिल्म पद्मावत, जो एक विजुअल स्पेक्टिकल है, और दूसरी तरफ है इसका असली सोर्स, करीब 1540 में लिखा गया महाकाव्य पद्मावत। मतलब आज हम जो कहानी पर्दे पर देख रहे हैं, उसकी नींव असल में लगभग 500 साल पहले अवधी बोली में रखी गई थी। और इस कहानी के दिल में है ये तीन किरदार: चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सेन, अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर रानी पद्मावती, और दिल्ली का वो महत्वाकांक्षी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। इन्हीं तीनों की तकदीरें आपस में ऐसी उलझी कि एक महाकाव्य बन गया। तो अब बात करते हैं उस मास्टरमाइंड की जिसने ये पूरी दुनिया रची, यानी इस कहानी के कवि की। और कमाल की बात यह है कि उनकी अपनी जिंदगी उनकी लिखी कहानी की शानो शौकत से बिल्कुल ही अलग थी। मिलिए मलिक मोहम्मद जायसी से, 15वीं सदी के एक सूफी कवि। इन्होंने अवधी भाषा में लिखा और इनका काम खासकर जो प्रेम मार्गी परंपरा है, उसका एक बहुत जरूरी हिस्सा माना जाता है। उनकी जिंदगी सच में बहुत मुश्किलों से गुजरी। बचपन में ही अनाथ हो गए, फिर चेचक की वजह से चेहरे पर गहरे दाग पड़ गए, जिसे वो खुद रूपहीन कहते थे। इतना ही नहीं, उनकी एक आंख और एक कान भी नहीं था। अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा उन्होंने एक किसान और फिर एक फकीर की तरह ही बिताया। जरा सोचिए, जिसने इतनी खूबसूरत कहानी लिखी, उसकी अपनी दुनिया कितनी अलग थी। और शायद इसीलिए उन्हें एक नाम मिला, प्रेम के पीर के कवि, मतलब प्यार के दर्द का शायर। उन्होंने अपनी जिंदगी के सारे दुखों को, सारे दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया और फिर उसे अपनी शायरी में ऐसा घोला कि वो आज भी सीधे दिल में उतरती है। तो जायसी की फिलॉसफी क्या थी? उनका सबसे बड़ा मैसेज क्या था? चलिए इसी को समझते हैं। ये सब दिखावे से परे की सुंदरता के बारे में है। देखिए वो अपनी कमियों को कैसे देखते थे। वो लिखते हैं, जिसने मुझे बनाया उसी ने मुझे कुरूप भी किया, पर उस एक आंख पे उसने मुझे दृष्टि दी। क्या खूब बात है। मतलब ठीक है, ईश्वर ने एक आंख ले ली, रूप ले लिया, लेकिन बदले में एक ऐसी नज़र, एक ऐसी दृष्टि दे दी जिससे वो दुनिया की उस सच्चाई को देख पाए जो शायद हम सब नहीं देख पाते। तो उनकी पूरी फिलॉसफी इन्हीं दो शब्दों के इर्द गिर्द घूमती है, रूप और गुण। रूप यानी बाहरी दिखावा, फिजिकल अपीयरेंस, जो आज है कल नहीं, और गुण यानी हमारे अंदर की खूबियां, हमारा कैरेक्टर, जो हमेशा हमारे साथ रहता है। जायसी के लिए गुण हमेशा रूप से ज्यादा कीमती था। तो उनका तर्क बहुत साफ था कि उनकी शक्ल सूरत कैसी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी असली कीमत, उनकी असली पहचान तो उनकी कविता में है, वही कविता जो हमेशा जिंदा रहेगी। चलिए अब कहानी के बिल्कुल आखिर में चलते हैं। यहाँ जायसी एक बहुत गहरा मैसेज देते हैं, खून और आंसुओं से लिखी एक विरासत के बारे में। वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी ये कहानी रक्त की लेई से जोड़ी है, यानी खून के गूंज से, और हर शब्द को अपने आंसुओं में भिगोया है। इससे पता चलता है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये उनके अपने जख्म थे, उनका अपना दर्द था जिसे उन्होंने शब्दों में पिरो दिया था। और फिर वो हमें एक सीधी सच्ची बात याद दिलाते हैं कि आज न तो वो राजा रतन सेन है, न ही वो खूबसूरत रानी पद्मावती, और न ही वो ताकतवर सुल्तान अलाउद्दीन। कोई नहीं बचा, सब वक्त के साथ चले गए। और फिर वो ये कमाल की लाइन कहते हैं, फूल झड़कर नष्ट हो जाता है पर उसकी खुशबू रह जाती है। मतलब इंसान तो एक फूल की तरह है जो एक दिन मुरझा जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन उसका गुण, उसके काम, उसकी कहानी वो खुशबू की तरह हमेशा हवा में जिंदा रहेगी। तो सवाल ये उठता है कि आज के ज़माने में जायसी की इतनी अहमियत क्यों है? उनकी बातें आज भी हमें क्यों सुननी चाहिए? बात सीधी सी है, कवि, राजा, रानी सब चले गए, लेकिन उनकी कहानी, उनका यश यानी उनके काम, उनकी शोहरत, वो आज भी जिंदा है।
कहानी आपको वो अमरता देती है जो जिंदगी नहीं दे सकती। और जायसी को इस बात का पूरा यकीन था। उन्होंने लिखा, जो कोई भी इस कहानी को पढ़ेगा वो मुझे 2 शब्दों में याद करेगा। और देखिए, आज 500 साल से भी ज्यादा समय बाद हम सब बैठकर उन्हीं को तो याद कर रहे हैं। तो ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। जायसी ने तो अपनी कहानी के जरिए अपनी खुशबू, अपनी विरासत छोड़ दी। सोचने वाली बात यह है कि हम अपनी अपनी कहानियों के कौन से गुण हैं जो अपने पीछे छोड़कर जाएंगे। सोचिए, क्या हमारी कमियां हमें परिभाषित करती हैं, या फिर क्या वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है? 16वीं सदी की एक कविता में इस सवाल का एक, कह सकते हैं, हैरान करने वाला जवाब छिपा है। तो चलिए इस गहरी सोच में गोता लगाते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल पर गौर करते हैं। क्या किसी की शारीरिक बनावट उनकी काबिलियत या उनकी योगदान को तय कर सकती है? ये सवाल इस पूरी बातचीत की नींव है। तो ये कहानी है एक ऐसे कवि की जिन्हें समाज उनकी शक्ल से आंकता था, पर जिनकी सोच, सच कहूं तो, समय से बहुत आगे थी। इनका नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। अब जायसी जी थे कौन? देखिए, चेचक की वजह से उनका चेहरा, कह सकते हैं, थोड़ा बिगड़ गया था। उनकी एक आंख की रोशनी नहीं थी और एक कान से भी कम सुनाई देता था, और उस जमाने के हिसाब से समाज की नजरों में उन्हें कुरूप माना जाता था। एक किस्सा है, कहते हैं कि एक बार एक शासक ने जायसी की शक्ल देखकर उनका मजाक उड़ा दिया, और इस पर जायसी ने बड़ी ही शांत भाव से एक ऐसा सवाल पूछा जो आज भी गूंजता है। उन्होंने कहा, मोही का हंससी की कोह रही, मतलब मुझ पर हंस रहे हो या उस कुम्हार पर जिसने मुझे बनाया है। सिर्फ ये एक जवाब उनकी सोच की गहराई बता देता है। तो चलिए अब और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये सोच कैसे और भी गहरी होती जाती है। जायसी का मानना था कि कमियां या दाग वो सिर्फ स्वीकार करने के लिए नहीं है, बल्कि वो मूल्य का एक गहरा स्रोत हो सकती हैं। इसके लिए जायसी अपनी तुलना सीधे सीधे चांद से करते हैं। वो कहते हैं, विधाता ने उन्हें दुनिया में चांद की तरह भेजा है। हाँ, एक ऐसा चांद जिसमें कलंक तो है, पर वही कलंकी चांद तो पूरी दुनिया में रोशनी फैलाता है। तो सोचिए जरा इस बात को, जैसे चांद का दाग उसकी रोशनी को कम नहीं करता, बिल्कुल वैसे ही जायसी कहते हैं कि मेरी शारीरिक कमी मेरे गुणों को नहीं छिपा सकती, बल्कि वो खुद कहते हैं, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, मतलब एक आंख का होते हुए भी यह कवि गुनी है। अब वो एक और कमाल का उदाहरण देते हैं, समुद्र का। जायसी कहते हैं कि भगवान ने समुद्र का पानी खारा बनाया, नमकीन, जो पहली नजर में एक कमी लगती है ना? लेकिन वो कहते हैं कि इसी कमी की वजह से वो असूझ और अपार है, इतना विशाल कि उसे कोई माप ही नहीं सकता। ये वाकई एक कमाल का विचार है कि कैसे एक कमी ही किसी चीज को उसकी असली ताकत दे सकती है। जो खारापन समुद्र का अवगुण लगता है, असल में वही उसे असीम बनाता है। और ठीक वैसे ही एक इंसान की कमीना या सीमाएं भी उसकी अपनी अनूठी शक्तियों को जन्म दे सकती हैं। तो अब जायसी अपनी सोच को एक और लेवल ऊपर ले जाते हैं, एक ऐसी जगह जहां कमियां सिर्फ अच्छाई के साथ मौजूद नहीं होती, बल्कि वो अच्छाई को बनाने के लिए जरूरी होती हैं। इसे समझाने के लिए वो सोने का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, जब तक सोने को गलाने वाला वो बर्तन, वो घड़ी आग की आंच से कलंकित नहीं होती, जब तक वो तपकर काली नहीं पड़ती, तब तक कच्ची धातु मतलब कांच कभी भी शुद्ध सोना यानी कंचन नहीं बन सकती। तो इसे ऐसे समझते हैं, कच्चा सोना वो हमारी क्षमता है, हमारा पोटेंशियल, और उस बर्तन पर लगा आग का दाग, वो कलंक, वो है हमारे संघर्ष, हमारे जीवन की कठिनाइयां। और इन्हीं कठिनाइयों की आग में तप कर ही तो असली मूल्य यानी शुद्ध सोना बनता है। मतलब साफ है, संघर्ष के बिना, उस कलंक के बिना शुद्धता और सफलता मुमकिन ही नहीं है। तो निचोड़ यह है कि असली मूल्य कमियों के बावजूद नहीं मिलता, बल्कि अक्सर उन्हीं की वजह से गढ़ा जाता है। और यही जायसी के दर्शन का सार है। अब यहां से जायसी अपनी सोच को एक कदम और आगे ले जाते हैं। अब वो बात करते हैं व्यक्ति के मूल्य से भी बढ़कर उस चीज की जो हमेशा रहती है, यानी उसकी कहानी, उसकी विरासत। वो अपनी मशहूर रचना पद्मावत के किरदारों को याद करते हैं। देखिए कौन कौन थे। महान राजा रतन सेन
खूबसूरत रानी पद्मावती, शक्तिशाली सुल्तान अलाउद्दीन, यहाँ तक कि वो बुद्धिमान तोता और चालाक राघव चेतन भी। और वो कहते हैं कि ये सब अब नहीं रहे। तो एक पल के लिए सोचिए, जब सब कुछ चला जाता है, ताकत, सुंदरता, बुद्धि, सब कुछ, तो आखिर में बचता क्या है? जायसी इसका एक बहुत सीधा और गहरा जवाब देते हैं। कोई न रहा, जग रही कहानी। इस दुनिया में कोई नहीं रहा, रह गई तो सिर्फ उनकी कहानी। और यही तो सच है, विरासत जीवन से भी लंबी होती है। और अपनी इस बात को समझाने के लिए वो एक आखिरी और शायद सबसे खूबसूरत रूपक का इस्तेमाल करते हैं। ये एक पंक्ति मनोपूरी कविता का निचोड़ है। फूल मरे पर मरे न बासु। फूल मर जाता है, पर उसकी सुगंध, उसकी महक, वो नहीं मरती। और यही है कीर्ति, मतलब विरासत। किसी के कामों की, उसकी रचनाओं की, उसके चरित्र की, वो अमूर्त सुगंध जो उनके जाने के बाद भी इस दुनिया में रह जाती है। और फिर जायसी एक बहुत जरूरी आखिरी बात कहते हैं, केन जगत जस बेचा, केन लीन जस मोल। मतलब इस संसार में यश को, कीर्ति को न तो कोई बेच सकता है और न ही कोई खरीद सकता है। इसे सिर्फ रचा जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो अंत में जायसी का सदियों पुराना ये ज्ञान एक सवाल छोड़ जाता है। जब फूल मुरझा जाता है, तो किसी की कहानी के पीछे छूट जाने वाली वो सुगंध आखिर होती क्या है?